हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नए चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में और बहुत ही इजी चैप्टर है और इस बार ये बोर्ड ने ज़्यादा मार्क्स का कर दिया है। पहले ये 3-4 मार्क्स का आता था लेकिन अब ये 6-7 नंबर का आएगा। तो ये भी इस बार इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी है कि सॉलिड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या थे कि जिनमें जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके बना है क्रिस्टल, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो क्रिस्टल लेटिस भी हम बोलते हैं इसे, क्रिस्टल लेटिस। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्रिस्टल लेटिस जो है वो होता क्या है। तो देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। 3D arrangement of points in space is called crystal lattice। रेगुलर 3D अरेंजमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स जब भी हम बात करेंगे तो रेगुलर अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस पॉइंट्स का आपको पता है जो क्रिस्टल है वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स का मिलके बना है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलके बना है। तो उनका 3D अरेंजमेंट, स्पेस में 3D अरेंजमेंट लेकिन रेगुलर हो, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लेटिस में आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा होगा ये पॉइंट्स क्या हैं। तो हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर और आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो कैरेक्टर्स, ये जो ईच पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ईच पॉइंट के बारे में, ईच पॉइंट इज, जो हर एक पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। हर एक पॉइंट, यहाँ पे हर एक पॉइंट क्या है, एक एटम हो सकता है, एक आयन हो सकता है और एक मॉलिक्यूल हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो क्रिस्टल्स हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स का बना है। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, या तो एटम से मिलके बना है या बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होता है। तो ये वो पॉइंट है और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स आर कॉल्ड, पॉइंट्स जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट। याद रखिएगा क्या कहते हैं, लेटिस पॉइंट। एंड वी कैन जॉइन these lattice point by straight line। इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, एटम्स है, इनको आप आपस में कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से तो पूरा क्रिस्टल लेटिस बन जाता है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रिस्टल लेटिस क्या है। क्रिस्टल लेटिस क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जिन्होंने आप उनको लेटिस पॉइंट कहते हैं और जिनको आप जब आपस में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि पूरा का पूरा क्रिस्टल ही बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेटिस पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हर छोटे छोटे पॉइंट्स को लेटिस पॉइंट कहते हैं। ये लेटिस पॉइंट होते क्या हैं, एटम हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये क्रिस्टल लेटिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलके बना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आपको दिख रहे हैं, विजिबल होने चाहिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स। वैसे तो होते नहीं है लेकिन नहीं होंगे तो हम इनको आगे कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने नाम दिया लेटिस पॉइंट। क्या दिया, लेटिस पॉइंट। और ये लेटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स को, आयंस को और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, जिनको आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं तो आपको पूरा क्रिस्टल लेटिस मिल जाता है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट करते हैं इन्हें, आप देख रहे हैं छोटे छोटे से क्रिस्टल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे से। आप आपस में और इनको कनेक्ट करते जाएंगे तो और बनते जाएंगे। तो आप ये देख रहे हो कि ये क्रिस्टल लेटिस को पॉइंट्स है, ये इन पॉइंट्स को आपने नाम दिया है लेटिस पॉइंट, जो एटम, आयंस, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, और आप इन्हें स्ट्रेट कनेक्ट करते हैं तो पूरा क्रिस्टल लेटिस मिल जाता है। तो ये जो छोटे छोटे पोर्शंस आपस में कनेक्ट किए हैं, आप ये देख रहे हो, ये दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इन्हें? यूनिट सेल्स। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस, स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस, ठीक है, दैट जनरेट बाय जॉइनिंग अ क्रिस्टल, जिनको ज्वाइन करने से पूरा क्रिस्टल बन जाता है। आपस में ज्वाइन करते जाएं उनको हर डायरेक्शन में, इन ईच डायरेक्शन, और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल बना सकता है। तो लेटिस पॉइंट आपका क्या, यूनिट सेल क्या हुआ स्टूडेंट? छोटा छोटा पोर्शन है क्रिस्टल लेटिस का, जिनको आपस में मिलते जाएंगे और पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। देखिए जैसे एक यूनिट सेल, दिस इज 1 यूनिट सेल, आपस में इनको और कनेक्ट करें, यहां से देखिए 1 यूनिट सेल, ये 2nd यूनिट सेल, इस तरह से आप इनको कनेक्ट करते जाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो आप देखते जाएंगे कि ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल बन जाता है। तो इसी तरह से तो बनता है क्रिस्टल। तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट्स है ये लेटिस पॉइंट है, जो आयंस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपस में जब आप इनको कनेक्ट करते हो तो पहले तो छोटे छोटे पोर्शन बनते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं यूनिट सेल। ये बिल्कुल वैसा ही है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी वॉल है, उसे हम बोल देते हैं क्रिस्टल लेटिस, और उसमें क्रिस्टल लेटिस, उसमें क्या हो रहा है, ब्रिक्स लगी हुई है। तो ब्रिक्स का रेगुलर ज्वाइन करने से, पूरा बड़ा रेगुलर ज्वाइन करने से पूरी वॉल बन जाती है। तो ये एक ब्रिक हो गया यूनिट सेल, और पूरा जो वॉल है वो है क्रिस्टल लेटिस। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये जो छोटी छोटी जो ब्रिक्स लगी हुई, उनमें आप उन ब्रिक्स को आपस में ज्वाइन करते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, तो पूरा क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, तो एक ब्रिक क्या हुई, यूनिट सेल। तो जल्दी से कॉपी कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए अब हम यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स देखते हैं कि यूनिट सेल को कैसे कैसे आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैरामीटर्स देखते हैं। पहले एक यूनिट सेल कैसा भी हो सकता है, याद रखिएगा। यूनिट सेल्स जो हैं वो 7 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, 7 टाइप के। ठीक है, तो पहले हम वो टाइप पढ़ लेते हैं, पहले हम पैरामीटर्स पढ़ते हैं, फिर हम ये टाइप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हमारी एक्सियल डिस्टेंस, और एक हुआ इंटर एक्सियल एंगल। क्या है देखते हैं। तो यूनिट सेल के कौन कौन से पैरामीटर्स हुए स्टूडेंट्स, जिससे यूनिट सेल को आप मेजर कर सकते हैं? एक्सियल डिस्टेंस और इंटर एक्सियल एंगल। ठीक है, तो आइए अपन ने बना लिया एक यूनिट सेल। कैसा भी हो सकता है ये, क्यूब, क्यूबॉइड। ठीक है, किसी भी तरह से बना सकते हैं आप। क्यूब भी हो सकता है, अगर तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है तो क्यूब है, एक भी चीज सेम नहीं हुई तो ये अपना हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट से समझते हैं। तो देखिए ये 3 डिस्टेंस हो गई, ए, बी और सी। तो एक्सियल डिस्टेंस हो गई अपनी ए, बी और सी। एक्सियल डिस्टेंस 3 हो गई है, ए, बी और सी। क्लियर? एंगल्स, ए के सामने वाला एंगल अल्फा, तो अल्फा किन किन के बीच में हुआ है? बी कॉमा सी के बीच में। बी के सामने वाला एंगल बीटा,
तो सेकंड एंगल बीटा किस किस के बीच में हुआ है, ए कॉमा सी के बीच, और सी के सामने वाला एंगल गामा किस किस के बीच में हुआ है, ए कॉमा बी। तो ये तीन एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर? ओके। अब देखिए ये तो पैरामीटर्स से हो गए। अब हम बात कर रहे थे कि 7 टाइप के यूनिट सेल्स भी होते हैं क्रिस्टल लेटिस के। तो देखिए नाम, क्यूबिक यूनिट सेल फर्स्ट, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, रोम्बिक यूनिट सेल, रोम्बस बोल दीजिए, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल और ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। यहां रोम्बस को हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। तो ये 7 टाइप्स के, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, कैसे इतने टाइप्स के बन गए। तो स्टूडेंट्स जो हमने पैरामीटर्स देखे थे, इनके पैरामीटर्स कौन से देखे थे, एंगल, इंटरएक्सियल एंगल और डिस्टेंस। बस उनमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है, किसी में तीनों लेंथ सेम होती है, किसी में तीनों एंगल सेम होते हैं, और इससे ये 7 टाइप के बन गए। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, और लर्न करने का सिंपल तरीका है CTOHER, CTO हर, ठीक है। C फॉर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल और रोम्बिक, ठीक है। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक आप इस तरह से कर लें, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इसमें तीनों लेंथ सेम होती है, यहाँ पे हाइट सेम नहीं होती। देखिए लर्न करने का तरीका देखिएगा, इसमें तीनों ही सेम नहीं होता, यहाँ पे ये फिर रिपीट करेगा, एक सेम नहीं, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है और ये यहाँ पे वापस रिपीट कर लेगा। तो इस तरह से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इन तीनों में ये तीनों ही लेंथ सेम नहीं होती, तो इस तरह से इसको आप लर्न कर सकते हैं, CTOHER, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, इस बार ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आएंगे ही आपके, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनकी तो लेंथ थी, अब एंगल देखिए, अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री, यहाँ पे भी अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री, अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री। तो यहाँ तक तो आप लर्न कर लेंगे इनके एंगल। अब यहाँ देखिए, इसको मैं हटा देती हूँ, अल्फा और बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। हेक्सागोनल में ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। यहाँ देखिए अल्फा, बीटा और गामा जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के हो, ठीक है। याद रखिएगा अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री के नहीं होंगे। यहाँ अल्फा और गामा 90 डिग्री के, बीटा 120 डिग्री का। बीटा हो भी सकता है, अदरवाइज आप इतना देख लें, बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा, बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। ये तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 के नहीं होंगे। यहाँ अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर भी नहीं होंगे और 90 डिग्री के भी नहीं होंगे। तो इस तरह से इनको लर्न करना सिंपल है, छोटा सा दिमाग में रखिए इनका कंसेप्ट, तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री के, इनमें एक नहीं होगा, इनमें तीनों इक्वल होंगे लेकिन 90 के नहीं होंगे। इसमें दो 90 के, थर्ड 90 का नहीं होगा, इसमें कोई इक्वल भी नहीं होगा और 90 डिग्री के भी नहीं होंगे। तो ये हमारे यूनिट सेल के टाइप थे जो हमने पैरामीटर के बेस पे किए थे। इनके एक एक एग्जाम्पल भी आप अपनी टेबल से देख सकते हैं बुक में, तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिट सेल जो है वो कितने टाइप की होती है। अभी हमने उसके पैरामीटर्स के बेस पर पढ़ा था, अब हम यूनिट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल्स जो है वो देखिएगा ध्यान से, अब 2 टाइप की हुई। सिंपल यूनिट सेल, इसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। सिंपल और प्रिमिटिव, ये हमारी हुई नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। याद रखिएगा, सिंपल और प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड। अब इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है। ये बहुत सिंपल है टॉपिक, लेकिन एक बार कंसेप्चुअल है स्टूडेंट, जरूरी है इसको समझना। बॉडी सेंटर यूनिट सेल BC कहते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FC, और ये आपकी हुई एंड सेंटर्ड यूनिट सेल EC, एंड सेंटर्ड। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर ये यूनिट सेल ऐसे कैसे टाइप्स में डिवाइड हुई। तो ये डिवाइड हुई है इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर स्टूडेंट्स, की इसमें पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है, ठीक है। पार्टिकल्स जो, अरे आपको पता है यूनिट सेल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनकी पोजीशन क्या है उसके बेस पर ये डिवाइड हुई है। तो कैसे, सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप मानिए ये अपनी यूनिट सेल है, आप क्यूब, क्यूबॉइड कुछ भी बनाइए, इसमें पार्टिकल्स जो हैं ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स। यूनिट सेल्स जो होती है स्टूडेंट्स, उनमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके बेस पर हम इनको डिवाइड किया है। तो सिंपल वाली में जो यूनिट सेल्स है उसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बॉडी सेंटर, नाम से पता चल रहा है कि पार्टिकल्स जो है स्टूडेंट्स, देखो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सेंटर में भी। उसी तरह से फेस सेंटर्ड, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं स्टूडेंट्स, फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4, एक आगे वाला फेस और एक पीछे वाला। कितने फेस हो सकते हैं, मान लीजिए ये है, क्यूब नहीं है ये, क्यूबॉइड भी नहीं है, लेकिन सुन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। उसी तरह कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर्स 8 है। बॉडी का सेंटर हमेशा एक ही होगा और फेस जो है वो 6 होते हैं। तो कितने होते हैं, फेस 6। तो फेस सेंटर्ड नाम से पता चल रहा है कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ में फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब आइए एंड सेंटर। एंड सेंटर जो है स्टूडेंट्स, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। कोई भी 6 फेस जो है ना, उनमें से कोई भी 2 फेस जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो एंड सेंटर में कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही है, साथ ही साथ कोई भी 2 अपोजिट फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूनिट सेल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और इसे आप जल्दी से कॉपी कर ले। कॉपी पेन लेकर बैठे तभी ये समझ में आपको आता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए, आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कितने टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है। तो टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं पहले हम, कि कितने टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हुए। या तो कॉर्नर पे प्रेजेंट हुआ, या बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हुआ, फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है,
अब हम ये बात कर रहे हैं, अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो कितने कॉर्नर हुए? 8। बॉडी के सेंटर पे 1 और फेस हुए 6। यहां तक ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई यूनिट सेल है। अब ये समझिए, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका यूनिट सेल ये है, और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि मान लीजिए पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ये 8 कॉर्नर्स हमने बात करी। ये पार्टिकल्स इस तरह से प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ठीक, एक दूसरे के पास पास आ रहे। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का केवल इतना पार्ट इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है। देखो, इस पार्टिकल का केवल इतना पार्ट इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं। और आपको पता है कि एक यूनिट सेल है तो दूसरा यूनिट सेल, तीसरा, ऐसे बहुत सारे आपस में ज्वाइन है, ठीक है। जैसे एक यूनिट सेल यहाँ भी हो सकता है, एक यूनिट सेल यहाँ भी, एक यहाँ पे भी, और इसी तरह से ऐसे इधर 4 और हो सकते हैं। ये 4 पीछे और 4 इस तरह से हो सकते हैं, 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए ये ब्रिक है, ठीक है, 4 ये और 4 ही उसके ऊपर, और ये जो कॉर्नर है ये इन सबको, 4 नीचे वालों को और 4 ऊपर वालों को से कॉमन है। आप देख रहे हो, इस ब्रिक का ये एक कॉर्नर, चाहे किसी भी का ले ले, ये इस 4 वालों से, इन 4 से तो अटैच है ही, ऊपर के इन 4 से भी अटैच है। 4 ब्रिक नीचे और 4 ब्रिक ऊपर है। तो ये कॉर्नर जो है, ये वाला जो कॉर्नर का पार्टिकल है, ये कितने यूनिट सेल से अटैच होगा? 8। कितने यूनिट सेल से अटैच होगा? 8 से। मतलब खुद के यूनिट सेल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। यहां ये बात समझने की है स्टूडेंट्स कि जो कॉर्नर है वो 8 यूनिट सेल से, 8 यूनिट सेल को कॉमन है। तो मतलब खुद में ये केवल कितना पार्ट दे रहा है एटम का? 1/8। कितना दे रहा है? 1/8। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल कितना देगा? 1/8। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो अपने यूनिट सेल को केवल 1/8 पार्टिकल दे रहा है। अब बॉडी के सेंटर में बीच में रखा हुआ है, वो तो किसी को भी शेयर नहीं कर पाएगा, तो वो पूरा का पूरा खुद का है, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट फेस सेंटर के बारे में अगर मैं बात करूं, फेस सेंटर के बारे में मैं अगर बात करूं तो फेस देखिए, ये मान लीजिए दिस इज द फेस। फेस पे एक पार्टिकल लगा हुआ है, एक यूनिट सेल एक और आएगी इधर। मतलब ये जो फेस का पार्टिकल है ये खुद को भी दे रहा है और जो पास में यूनिट सेल अटैच्ड है, जैसे ये देखिए एक यूनिट सेल ये रही, और फिर वैसे ही दूसरी यूनिट सेल हम यहाँ पे बना देंगे, ये रही। तो ये वाला फेस का पार्टिकल खुद में भी है और इस वाले में भी अटैच्ड है। आपस में दो जॉइन है ना, तो खुद में भी आधा पार्टिकल दे रहा है और आधा दूसरी वाले को दे रहा है। मतलब जो फेस के सेंटर में है वो खुद में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ओनली 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होगी, 1/2। क्लियर? मतलब कॉर्नर का 1/8, बॉडी सेंटर पूरा का पूरा और फेस सेंटर का हाफ। अब आगे आए, देखिए जो हम पढ़ रहे थे पहले हम उसी को लिख देते हैं। हमने पढ़ा था सिंपल, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। फिर हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और फिर हमने पढ़ा था एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल्स में आप जानते हैं पार्टिकल्स जो हैं वो, हम बात कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Z से डिनोट करते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल्स में केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता है एक कॉर्नर वाला जो है वो 1/8 होता है और टोटल 8 कॉर्नर्स। तो मतलब कितने पार्टिकल्स हुए? 1।
आपको याद आ रहा है कि सिंपल यूनिट सेल्स में बात करी थी, केवल पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर्स वाला जो है केवल 1/8 अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है। और अगर 1/8 उसने कंट्रीब्यूट किया और टोटल कॉर्नर्स हो गए अपने पास 8 तो 1। बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होती है, तो कॉर्नर्स का तो वही, और बॉडी का सेंटर मतलब खुद ही को कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हाँ हो गया 2, 1 और 2। फेस सेंटर में भी कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे, तो कॉर्नर्स पे तो वही 1/8 इंटू 1। आपको पता है टोटल फेस कितने होते हैं 6, और फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/2, 8 आएगा यहाँ, सॉरी, तो टोटल 4। 1 2 का 4, सिंपल BCFC 1 2 का 4 लर्न होता है इस तरह से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको एकदम टिप्स पे आना चाहिए, एकदम टिप्स पे, ओके। फिर एंड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, एंड सेंटर में कॉर्नर्स पे तो होता ही है, साथ में एनी 2 अपोजिट फेस, ठीक है। तो कॉर्नर्स का 1/8 इंटू 8, अपोजिट फेस कोई भी दो हो सकते हैं, और कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/2, तो आपके पास आ गया ये 2। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा काम देती है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल यूनिट सेल 1, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल 2, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 4 और एंड सेंटर्ड 2। तो स्टूडेंट्स जो हमने ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम पढ़ा था ना, उसमें ये चारों टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में ये चारों टाइप के होते हैं। और ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक नाम लर्न करिएगा, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बस। रोम्बस को हमने ट्राइगोनल भी कहा था, वापस लर्न करिए, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल, इनमें ओनली सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल होता है, हैव ओनली प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। कोई डाउट है? जल्दी से कॉपी कर लें, फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आगे। कॉपी हो गया? हो गया लगता है, जल्दी जल्दी कॉपी कर लें। ओहो, जल्दी जल्दी इंक, यस, डन। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई भी एक सेंटर पे पार्टिकल ले लीजिए और उसको देखिए कि वो कितने पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच है। अब आप सुन रहे हैं मेरी बात? बहुत सारे पार्टिकल से कोई भी एक सेंटर का पार्टिकल ले लीजिए और उस पे देखिए कि वो कितने डायरेक्टली पार्टिकल से अटैच्ड है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो द नंबर ऑफ एटम्स विच आर, द नंबर ऑफ एटम्स which are directly, the number of atoms which are directly attached to the central atom is called coordination number। कितने पार्टिकल से अटैच है तो उसे बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, यहां देखिए, ये वाला हमारा सेंट्रल एटम ले लेते हैं, किस किस से अटैच्ड है? इससे डायरेक्टली अटैच है, इससे अटैच्ड है, इससे अटैच है और इससे, ये चार हैं जिनसे अटैच्ड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया?
4। ठीक है ना, समझ में आया ना कि सेंट्रल एटम जो है वो कितने पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच्ड है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम करने क्या जा रहे हैं वो समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम कहती है हर चीज इंपॉर्टेंट है, यस एक बार समझ में आ गई तो सब चीजें बहुत इजी हो जाती है। देखिए क्या कह रही हूँ, एक बॉल्स है बहुत सारी, आपको बोला एक कार्टन के अंदर पैक करना है। ठीक है, तो अब हम यही करने वाले हैं बॉल्स को पैक करने का। तो पहले कार्टन के अंदर तो आपको पता है 3D पैकिंग होगी, इधर भी अटैच होगी, इधर भी बॉल इधर भी बॉल। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्राई करते हैं बॉल्स को पैक करने का। ठीक है, सबसे पहले हम 1 डायमेंशन में बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब एक के बाद एक अटैच्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये 1 डायमेंशन हुआ। ये कोई भी एक सेंट्रल एटम देखो डायरेक्टली कितने पार्टिकल से अटैच है, 2 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं 2D में। अब थोड़ा थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमने इसमें पैकिंग कर ली, अब हम 2D में भी पैकिंग करेंगे। तो 2D में पैकिंग करने के लिए देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो है ही। अब क्या करें, इसके ऊपर भी बना दें। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है हमारा कि लेंथ में तो कर सकते हैं, अब हाइट भी कर ले। तो 2D हुआ ना, आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, 2D हुआ ना। अब 2D जो होता है वो इतना सिंपल नहीं है स्टूडेंट्स। 2D 2 टाइप से होता है, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हमारा 1D में पता चला है तो 2D में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हम बात कर सकते हैं क्लोज पैकिंग की। तो 2D में बात कर रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए स्टूडेंट्स समझिएगा, एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं आप, ठीक है, इस तरह से। ये वाली हुई पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सुनिएगा ध्यान से, दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसे मैं हटा देती हूं। अब हम बात कर लेते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। आप सोच रहे हैं इसका तो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया ही नहीं, सबका मालूम करेंगे, वेट कर। हाँ तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे क्लोज पैकिंग जो है 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर में आपने क्या किया, देखिए एक के ऊपर एक स्टैक्स जमा दिए बॉल के। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, हमें ये करना है कि पैकिंग जो है किसमें ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब मैक्सिमम बॉल्स जो हैं आप अरेंज करेंगे तो किस सिस्टम में आप उस बॉक्स में डाल पाएंगे। मतलब हम ये देख रहे हैं कि आप अलग अलग तरीके आपने देखे कि किस तरीके से बॉल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्टन में फिक्स हो पाएगी। इसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमने यहाँ कहा 2D में क्लोज पैकिंग में स्क्वायर में एक के ऊपर एक स्टैक्स अरेंज कर दिया आपने, ठीक है। उसी तरह से देखिए हेक्सागोनल में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये है, ठीक है। अब इसके जो बीच के स्पेस है उसमें आपने फिल करा है, फिर यहाँ पे वही इनके बीच के स्पेस में फिल करा है। तो आप देख रहे हैं दोनों में आप 2D अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग है, वेज अलग है। यहाँ पर एक के ऊपर है, यहाँ पे इनके बीच में स्पेस में है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला भी ग्रुप देखिए, यहाँ पे ये सब इनसे अटैच्ड है जो पे मैंने लाइन की है। जबकि आप यहाँ देखें, यहाँ केवल ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी अटैच नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देखिए कितना सिंपल है, समझिए इस चीज को। देखिए वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, घर में लेमन ले लीजिए बहुत सारे, ठीक है, अभी सस्ते भी आ रहे हैं, और उनसे आप बना के देख लीजिए। अदरवाइज बोर्ड पे भी आप इजीली इसको देख सकते हैं कि इस तरह से कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। 2D तक हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हुआ है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं 3D पे, ठीक है।
तो 3D क्लोज पैकिंग के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। 3D क्लोज पैकिंग, 2D तक जो हमने बात करी थी 2 टाइप से थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बेस पे बात करते हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बेस पे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बेस पे स्टूडेंट्स 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनती है। सिंपल, सुनिएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इंक डाल लेते हैं। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हम क्या कर रहे हैं, बॉल्स को अरेंज करते हैं कार्टन में ताकि देखें कि किससे अच्छे से अरेंज हो पाएगी, नंबर ऑफ बॉल्स किस में ज्यादा हो पाएगी। और दूसरा हमने कर लिया इसके बेस पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे हम बोलते हैं BCC। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आइए कैसे होता है देख लेते हैं। सिंपल क्लोज पैकिंग तो बहुत स्टूडेंट सिंपल है, स्क्वायर के बेस पर ही है। तो देखो 2D हमने बात करी थी, ये था। अब सोचिए 2D में तो लेंथ और हाइट, इस बार हम इसकी ब्रेथ भी ले लेते हैं, मतलब एक के ऊपर स्टैक्स यूं अरेंज किया, इस बार इसके पास भी करते हैं, मतलब इनके ऊपर भी ऐसे ही एक और लाइन बना लेते हैं। तो इसको अगर हम सेंटर मान के चले, 3D में है, मतलब ये तो है ही, साथ में एक लाइन इधर, इसकी एक लाइन इधर, इस तरह से। तो इसको देखिए, ये 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर है ही, एक लाइन इधर होगी तो उसमें ये बॉल डायरेक्टली अटैच होगी, और वैसे ही एक लाइन उसके पीछे होगी जिसके में भी एक बॉल डायरेक्टली अटैच होगी, इधर भी होगी। तो 1 2 3 4, एक बॉल इधर और एक बॉल पीछे की तरफ अरेंज होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका, 6। ध्यान से सुनिए, समझिए और इमेजिनेशन करिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ उसका, 6। एक बॉल जो उसके आगे की तरफ अटैच्ड है और एक बॉल जो उसके पीछे की तरफ भी अटैच होगी, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया स्टूडेंट 6। बॉडी सेंटर बहुत सिंपल है, एक बॉल यहां रखिए, एक बॉल यहां रखिए, दूर दूर, नो टच, रख लिया। 4 बॉल को आपने ऐसे रखा है, अब एक बॉल को उसके ऊपर रख दीजिए, और नेक्स्ट लेयर, ये तो 1 लेयर, ये सेकंड, नेक्स्ट लेयर में इसके ऊपर एक और बॉल का सेट आएगा 4 का। आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 बॉल, इसके ऊपर एक बॉल, फिर 1 2 3 4, तो नीचे 4 ऊपर 4 बीच में 1, तो बीच में 1 नीचे 4 ऊपर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर सोचिए जरा, 8 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए, होगा। इसकी एफिशिएंसी 52.4, अच्छा सिस्टम नहीं है। इसकी एफिशिएंसी 68%, उससे बेटर है, उससे बेटर और भी हो सकता है, मतलब यहाँ इतनी स्पेस जो है वो अभी भी खाली हो जाती है। केवल कार्टन में 68% ही पैकिंग हो पाई है और इसमें 52.4। इनको कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इनको फाइंड आउट करने का मैथमेटिकली सिस्टम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ये समझ में आया आपको या नहीं आया स्टूडेंट्स, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। ओके, तो टोटल हो गए 8। आइए अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बेस पर। 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, SCP और FCC या CCP। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बेस पे बात करते हैं हम, तो उसका नाम भी यही हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और CCP का क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल SCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग,
ये अब बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ गया होगा आप लोगों का। अब बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो देखिए पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। वॉइड्स, होल्स, इंटरस्टिशियल वॉइड्स या स्पेस, इनको अपन समझाना चाह रहे हैं। अब ये क्या है मैम, बहुत कुछ हो गया। तो स्टूडेंट्स बस ये लास्ट है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये चैप्टर पढ़ने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। देखिए, बॉल्स को आपने इस तरह से अरेंज करा, कुछ स्पेस रहा कि नहीं रहा, रहा। यहाँ कुछ स्पेस रह गया है, एक ट्राइंगल बन गया है, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। ट्राइगोनल वॉइड्स रह गया है स्पेस, कैसा बना है, ट्राइंगल की तरह, नाम हो गया ट्राइगोनल वॉइड्स। इसी तरह से यहाँ देखिए, ऐसे ही बॉल अरेंज कर दी। ये जो स्पेस है इसके ऊपर हमने एक बॉल को रख दिया। अब यहाँ पे जो स्पेस बनेगा, तीन तो इसके बीच में था ही और एक ऊपर से अटैच हुआ, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आप देख रहे हैं ये स्पेस, दिस वन स्पेस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल मतलब 3 बॉल नीचे रख के एक बीच में रख दिया, तो एक टेट्राहेड्रल जैसा बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, आइए एक और वॉइड पढ़ लेते हैं। एक बॉल यहाँ रखिए, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ रखिए, इसको अलग तरह से बता देती हूँ। एक बॉल यहाँ रखिए और एक बॉल यहाँ रखिए। अब यहाँ पे जो स्पेस बनेगा, यहाँ पे जो स्पेस बनेगा उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ ही ना। 3 बॉल नीचे रखे हैं और उसके अपोजिट 3 बॉल ऊपर रख दें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन जाएगा। समझ में आया आपको? ये एक बॉल, एक बॉल, ये दूसरी बॉल और ये तीसरी बॉल, ये 3 बॉल, और उसके जस्ट ऊपर आपने 3 बॉल और रख दी है। देखो ये रखी ना, एक बॉल, 2 बॉल और 3 बॉल, और उसके बीच में जो स्पेस आया उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, अगर आपको बोला जाए किसी कार्टून के अंदर 500 बॉल्स है, कितनी बॉल्स है, 500 बॉल्स है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 500 है। सुनिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 500 है, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 500 होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 1000। मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके इक्वल ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और डबल ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हुआ कि नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, ध्यान से रखिएगा, संभाल के रखिए, ध्यान से रखिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हंसिए, खुश हो जाइए, जल्दी से कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जिसको मैं समझा रही हूँ, क्योंकि अगर इसके 2 वीडियो बन जाते तो आपका कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाता। ओके, आइए अब सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए, मैं इसको जो 3D है स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशन है, इसको जब हम समझाएंगे तो आपको पता है बोर्ड तो 2D है अपना, लेंथ ब्रेथ हाइट ब्रेथ नहीं है, तो इसको समझाना मुश्किल है, तो मैं फिर भी कुछ कोशिश करेंगे। आइए, अपन ने क्या किया, बॉल्स रखी और ये बॉल्स थोड़ा
दूर दूर रखिए, याद रखिएगा ये बॉल सिर्फ समझाने के लिए दूर दूर है। बॉल्स पास पास ही होती है, एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड होती है। अपन दूर दूर इसलिए रख रहे हैं ताकि थोड़ा सा समझाना जो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी हो जाए। पास पास है ये बॉल्स, इमेजिन करिए हमने इनको दूर दूर रखा है समझाने के पर्पस से। तो ये हेक्सागोनल है, आपको पता है इनके बीच के प्लेस पे। अब हमने क्या किया, दिस इज द फर्स्ट लेयर। अब हमने क्या किया देखिए स्टूडेंट्स, इनके ऊपर एक और बॉल्स रख दी। आपने देखा ये एक एक बॉल्स रख दी। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये जो वॉइड बनाया अभी पढ़ा था अपन ने, ये जो वॉइड बनाया ये टेट्राहेड्रल वॉइड है कि नहीं है? अपन ने पढ़ा है, 3 के ऊपर एक बॉल रख दी, कौन सा वॉइड हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया है ना? है मैम। अब सुनिएगा, एचसीपी पढ़ रहे हैं अपन पहले, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है, मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर रिपीट होती है। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर जो है वो रिपीट होती है। तो यहाँ देखिए कैसे होती है, वापस सुनिएगा कौन कौन सी लेयर रिपीट होती है। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर जो है रिपीट होती है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए ये वाली फर्स्ट लेयर है, दिस वन, ऊपर वाली बॉल, नीचे वाली सेकंड ए बी, और नीचे ही नीचे आप थर्ड लेयर लगाओ जहां टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे ना। जैसे मान लीजिए ये वाली एक लेयर आपने बीच में लगाई, इसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स और इसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आप सुन रहे हैं मेरी बात? इसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स और इसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपस में ज्वाइन कर लेंगे। जैसे एक बॉल यहाँ लगाइए वैसे ही एक बॉल नीचे लग जाएगी, जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। जैसे एक बॉल यहाँ लगी है, बिल्कुल उसके नीचे भी एक और बॉल लगेगी, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो एचसीपी में क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो कवर होते हैं, और टाइप हो गया एबी टाइप। जैसे एक बॉल ऊपर लगी है, बिल्कुल वैसी की वैसी एक बॉल नीचे ही लग जाएगी। इसकी भी एफिशिएंसी 74%। 74%। कोई डाउट है? ठीक है, आइए अब हम बात कर रहे हैं एफसीसी या सीसीपी टाइप्स। उसकी भी एफिशिएंसी 74% होती है। टाइप होता है एबीसी टाइप, मतलब फर्स्ट और थर्ड लेयर भी अलग अलग होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेयर अलग अलग ही है। यहाँ पे सुनिएगा, अब जैसे ये आपने बनाया, यहाँ पे भी एक और बना देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है। अब इस वाले को देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाली बॉल देखिए, ये वाली 3 बॉल्स ये, और वैसे ही ये 3 बॉल्स अभी अपन ने पढ़ा है। तो इनके ऊपर विचार करें जरा, ये 1 बॉल, ये 1 बॉल और ये 1 बॉल, 3 बॉल, और वैसे ही ये 1 बॉल, ये 1 बॉल और ये 1 बॉल, 6 बॉल हुई कि नहीं हुई? अब ये जो बीच में स्पेस है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल, वो इसीलिए मैंने इनको दूर दूर बताया था कि आपको क्लियरिटी मेंटेन हो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो अब जो नेक्स्ट बॉल है वो इसके ऊपर रखी जाएगी, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखी जाएगी। मतलब फर्स्ट लेयर सेकंड में टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखा, और फिर थर्ड लेयर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखा। इसमें आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर किया। तो तीनों लेयर एक दूसरे के ओवरलैप नहीं हो रही है ना। फर्स्ट लेयर अलग, सेकंड लेयर अलग और थर्ड लेयर भी अलग है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए कि फर्स्ट लेयर अलग है, सेकंड लेयर में टेट्राहेड्रल के ऊपर, और थर्ड लेयर में आपने रख दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर। तो इसी की तरह देखिए कितना सिंपल हो गया है। बस ये ध्यान रखिएगा ये बॉल्स पास पास में है,
ये अलग अलग नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पता अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको समझाने का सॉलिड स्टेट में। और कोई डाउट हो तो प्लीज आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं